ये थी एक संडे सुबह की बात। एक फ़्लाइट बर्मिंघम यूके से मालागा स्पेन जाने के लिए डिपार्ट होती है। सब कुछ अपने शेड्यूल तरीके से ही चल रहा होता है। कैबिन स्टाफ पैसेंजर्स को सुबह का ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे होते हैं और पायलट्स भी अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। उन्होंने अपना शोल्डर हार्नेस निकाल दिया है और कैप्टन ने अपनी वेस्ट बेल्ट को हल्का सा लूज़ कर दिया है। प्लेन ऊपर जा ही रहा है और लगभग 17,300 फीट की ऊंचाई पर तभी अचानक एक ज़ोर का धमाका सुनाई पड़ता है। चारों तरफ कंडेंस्ड फॉग फैल जाती है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है। डिकम्प्रेशन की वजह से कॉकपिट का दरवाज़ा टूटकर अंदर गिर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कैबिन क्रू देखता है कि प्लेन का कैप्टन लेफ्ट साइड के विंड स्क्रीन से खींचकर एयरक्राफ्ट के बाहर चला गया। आगे जो हुआ वो है ब्रिटिश एयरवेज फ़्लाइट 5390 की सबसे इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल कहानी। 10 जून 1990 इस फ्लाइट में 81 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू मेंबर्स और 2 हाईली एक्सपीरियंस पायलट्स थे। कैप्टन टिमोथी लैंकेस्टर के पास 11,000 से ज़्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टर एटकिसन के पास 7,500 आवर्स का। एयरक्राफ्ट था एक VAC-111 जो करीब 13 साल पुराना था। लेकिन इस फ्लाइट से ठीक पहले ये प्लेन 27 आवर्स के लिए मेंटेनेंस पे था। पिछले क्रू ने रिपोर्ट किया कि लेफ्ट विंडशील्ड में कुछ बबल्स दिखाई दे रहे, इसलिए उसे चेंज करना ज़रूरी था। इस मेंटेनेंस वर्क को ज़रा याद रखिए क्योंकि पूरे इंसिडेंट की सबसे बड़ी गलती यही शुरू हुई थी। जब कैप्टन का आधा शरीर हवा में बाहर था तो फॉर्चुनेटली उनका पैर फ्लाइट कंट्रोल्स में फंस गया था। इन सारी हलचल में ऑटो पायलट बंद हो जाता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। कैबिन क्रू तुरंत कैप्टन की वेस्ट को पकड़ लेता है ताकि वो पूरी तरह बाहर ना हो जाए। को पायलट में फर्स्ट ऑफिसर एटकिसन बिल्कुल अकेले ही प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। उस जमाने के बैक 111 प्लेन्स में आज जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीजन मास्क नहीं होते थे, तो पैसेंजर्स हाई एल्टीट्यूड पर बेहोश हो सकते थे। अगर फर्स्ट ऑफिसर खुद मास्क पहनते तो ATC और क्रू से कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए उन्होंने बिना ऑक्सीजन मास्क के पूरे प्लेन पर कंट्रोल लाया और उसे जल्द से जल्द 10,000 फीट तक ले जाने की कोशिश की। वो मेडे कॉल देते हैं लेकिन तेज़ी से आती हवा के शोर की वजह से उन्हें ATC की बात ठीक से सुनाई नहीं दे। फर्स्ट ऑफिसर लंदन गैटविक एयरपोर्ट से कांटेक्ट करता है लेकिन ATC उन्हें बताता है कि साउथहैम्पटन एयरपोर्ट ज़्यादा करीब था। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। प्लेन को लैंड करने के लिए कम से कम 2,500 मीटर्स का रनवे की मांग पायलट करते हैं, लेकिन साउथहैम्पटन का रनवे सिर्फ 1,700 मीटर्स का था। प्लेन हैवी था और फ्यूल से भरा था। वहाँ ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी नहीं था, यानी पायलट को सिर्फ VOR यानी विजुअल अप्रोच अपनी आंखों से देखकर ही लैंडिंग करनी थी। फर्स्ट ऑफिसर पर इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस था। उनका कलीग बाहर लटका हुआ था, जान है या नहीं ये भी पता नहीं। कोई फ्लाइट प्रोसीजर्स में मदद करने वाला भी नहीं। तेज़ और ठंडी हवा पूरे कैबिन को भर रही थी। उन्हें जल्दी डिसीजन लेना था। उनका सिचुएशनल अवेयरनेस इतना हाई था कि उन्होंने अकेले ही सारे चेकलिस्ट कंप्लीट की, लैंडिंग प्रोसीजर्स किए और प्लेन का APU भी शुरू कर दिया। और फिर एक चमत्कार होता है। 3,000 फीट पे बाहर लटके हुए कैप्टन को होश आता है और वो अपने पैर को किक करने लगता है, जो कि सभी को राहत देती है। फ्लाइट की लैंडिंग एकदम स्मूथ होती है। इमरजेंसी टीम्स कैप्टन को बचा लेती है। उन्हें फ्रॉस्टबाइट और फ्रैक्चर ज़रूर हुए, बट फॉर्चुनेटली वो जिंदा थे। सिर्फ 5 महीने बाद वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो विंडशील्ड निकला कैसे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखकर सभी दंग रह गए। रात के वक्त वर्कर्स की कमी थी, इसलिए खुद शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर ने विंडशील्ड बदलने का काम किया। बैक 111 की विंडशील्ड्स बाहर से फिट की जाती थी। मैनेजर नए विंडशील्ड्स के स्क्रू ढूंढने के लिए अंधेरे बेसमेंट में चले गए। उन्हें आइडेंटिकल दिखने वाले स्क्रूज मिले जिनकी थ्रेडिंग बिल्कुल सही लग रही थी। उन्होंने बिना चेक किए उन्हें लगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। उन स्क्रूज का डायमीटर ओरिजिनल से सिर्फ 0.66 mm कम था।
वो होल्स में बैठ तो गए, पर उन्होंने फ्रेम को कभी लॉक ही नहीं किया। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दोनों स्क्रूज के हेड में कितना फर्क है। स्क्रूज के हेड को आप नोटिस करके कह सकते हो कि कौन सा सही स्क्रू है और कौन सा गलत है। क्योंकि वो खुद मैनेजर था, उनका काम ही क्वालिटी चेक करना, उनके ऊपर कोई चेक करने वाला था ही नहीं। उस वक्त विंडशील्ड को वाइटल पॉइंट नहीं माना जाता था, इसे डबल वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं थी। जैसे ही प्लेन हवा में गया, अंदर का प्रेशर बढ़ता है और उस 0.66 mm की गलती ने पूरे विंडशील्ड को उखाड़ दिया। विंडशील्ड खुले फील्ड में पाए गए, विद इनकरेक्ट स्क्रूज अभी भी अटैच थे। शॉकिंग बात यह थी कि उन्हें प्लेन उड़ने से पहले एक और मौका मिला था। वो जब दूसरे प्लेन पे काम कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ अलग स्क्रूज यूज हो रहे, पर उन्होंने सोचा दोनों प्लेन्स का मॉडल अलग होगा और बात वही रह गई। वो मैनेजर एक एक्सेलेंट इंजीनियर थे, पर इनएडुकेट प्रोसीजर्स और प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से ऐसी गलतियां हो ही जाती है। कॉजल फैक्टर्स, सेफ्टी क्रिटिकल टास्क जो कि वाइटल नहीं होते, इज डन बाय ओनली वन इंजीनियर, और वही उसका क्वालिटी एश्योरेंस भी देता है, और एयरक्राफ्ट को कभी टेस्ट भी नहीं किया जाता। इनएडुकेट केयर, पुअर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ अनसूटेबल इक्विपमेंट बाय इंजीनियर। ब्रिटिश एयरवेज कभी अपने मेंटेनेंस मैनेजर्स की इनएडुकेट स्टैंडर्ड्स को देखती ही नहीं थी। कुछ सेफ्टी रिकमेंडेशंस दिए गए। नॉन वाइटल पॉइंट्स में इंजीनियर अगर खुद ही मेंटेनेंस कर रहा है और क्वालिटी चेक भी कर रहा है तो इस सिस्टम को रिव्यू करना ज़रूरी था। ब्रिटिश एयरवेज अपने क्वालिटी अश्योरेंस को रिव्यू करे और इंजीनियर्स को फीडबैक देने में एनकरेज करे जब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पे हो। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ इंजीनियर्स पीरियोडिकली। एटीसी के इमरजेंसी सिचुएशन में पीरियोडिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है बिफोर दे आर क्वालिफाइड एज एटीसी। ऐसी ही हैरत अंगेज एविएशन केसेस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।